इस वीडियो लेसन के अंदर हम सेक्शन 41 टू सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी 1973 को समझेंगे। ये हमें अरेस्ट ऑफ पर्सन्स से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में बताता है। अब देखिए, अब अरेस्ट ऑफ पर्सन्स को समझ रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो बेसिक टर्म अरेस्ट है उसको समझना ज़रूरी है, या फिर कस्टडी है या डिटेन का मतलब क्या होता है। अब ये जो टॉपिक है बहुत वाइड टॉपिक है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट ऑडियो लेसन के अंदर समझ सकते हैं कि अरेस्ट, डिटेंशन और कस्टडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊं तो डिटेन मतलब ये होता है कि जब किसी पर्सन को बिना चार्ज के किसी सस्पिशन के लिए बिठा लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तब हम उसको डिटेन करना बोल देते हैं। और कस्टडी जो होती है वो बिना अरेस्ट के भी हो सकती है और अरेस्ट के बाद भी हो सकती है। अगर व्यक्ति अरेस्ट होगा तो उसके बाद कस्टडी ज़रूर होगी, लेकिन अगर पुलिस किसी व्यक्ति की कस्टडी ले रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर्सन को अरेस्ट किया गया हो। कस्टडी मतलब कि उसको हमने एक जगह पे बिठा लिया, और अरेस्ट के अंदर एक प्रोसीजर फॉलो होता है जो हमें इन सेक्शंस के अंदर दिया गया है। तो अरेस्ट करने के लिए उन प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। मतलब कि एक तरीके से जब हम किसी का एप्रीहेंशन करते हैं तो हम उसको अरेस्ट बोल देते हैं। अब हम सेक्शन 41 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 41 हमें बताता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कि कब पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो इसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन, की जो पुलिस को ये पावर दी गई है, जो पुलिस ऑफिसर है, कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है किसी भी व्यक्ति को, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें पूरी होनी चाहिए जो आगे इसके अंदर बताई गई है। जैसे सबसे पहले जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के, उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, और वो जो ऑफेंस कमिट किया गया वो कौन सा ऑफेंस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो अगर कोई भी ऑफेंस पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कमिट होता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ऐसे केस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास ये राइट है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट या फिर बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के। फिर इसके अंदर क्लॉज बी के अंदर बताता है कि और किस व्यक्ति को कर सकते हैं, अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, कि जिस भी व्यक्ति के अगेंस्ट एक रीजनेबल कंप्लेंट मिली है। अब ये जो रीजनेबल वर्ड है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई पुलिस देखेगी कि रीजनेबल कंप्लेंट क्या है, वो जिस पर्सन ने इन्फॉर्मेशन दी है, जिसने भी कंप्लेंट की है, वो क्रेडिबल है या नहीं है, तो उन चीज़ों को देखेगी। और द क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन रिसीव्ड, की या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली हो जिस पर विश्वास किया जा सके, और अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, की जो पुलिस है उसको कुछ शक हो रहा हो, रीजनेबल शक हो रहा हो, दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जो कि पनिशेबल है फॉर अ टर्म विच में बी लेस देन 7 ईयर्स, जिसके अंदर जो सज़ा मिल रही है कौन सी मिल रही है, 7 साल से कम की मिल रही है, और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, या फिर वो 7 साल तक की सज़ा मिल रही है विद और विदाउट फाइन, और चाहे उसके अंदर फ़ाइन है या फ़ाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रीजनेबल कंप्लेंट मिल रही है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या कोर्ट वो पुलिस को सस्पिशन हो रहा है रीजनेबल, तो वो उसको अरेस्ट कर रही है। लेकिन उसके लिए ये जो इसके अंदर चीज़ें बताई गई हैं ये पूरी होना ज़रूरी है। क्या? पहली चीज़, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट, इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेट ऑफेंस, कि पुलिस को ये कोई उसके पास रीज़न होना चाहिए पुलिस के पास कि बिलीव करने के लिए कि ये जो कंप्लेंट या फिर जो इन्फॉर्मेशन आई है या फिर जिस भी सस्पिशन के ऊपर वो उसको अरेस्ट कर रही है, उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कमिट किया है, जिसके ऊपर भी उसको शक हो रहा है, जिसने वो ऑफेंस कमिट किया है, या फिर जो भी पुलिस को लग रहा है। फिर बताता है कि द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाई दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, और पुलिस ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि ये अरेस्ट करना ज़रूरी है। क्यों? टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, कि ये व्यक्ति और कोई ऑफेंस अब आगे ना कमिट कर पाए, कि भाई ये तो सबके मर्डर ही करता जा रहा है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली या पुलिस को सस्पिशन हुआ कि ये सबके मर्डर कर रहा है, तो अब पुलिस अगर उसको अरेस्ट नहीं करेगी तो फिर हो सकता है कि वो आगे और लोगों को भी मारता जाए। तो पुलिस इस रीज़न की वजह से, इस बात से अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि अब आगे और जो क्राइम है इसके द्वारा होंगे उनको रोकने के लिए ये उसको अरेस्ट कर रहे हैं फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। और दूसरा क्या होता है कि पुलिस इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि ये जो अरेस्ट है ज़रूरी है ताकि जो ऑफेंस हुआ है, जो भी क्राइम कमिट हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाए। तो अगर ये चीज़ पूरी होगी तभी उस पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा, जो हमने क्लॉज बी पढ़ा था उसके अंदर। अब सी के अंदर क्या बताता है
कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner। या फिर जैसे अभी हमने पढ़ा कि किस बात से पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए, तो ये तीसरी बात बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है जो भी एविडेंसेस हैं उनको डिसअपियर करेगा या फिर उनके साथ टैंपरिंग करेगा किसी भी तरीके से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए पुलिस सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। फिर चौथी चीज़ बताता है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the court or the police officer। कोर्ट को लगता है कि ये जो जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया या फिर किसी भी पर्सन ने मतलब कोई भी पर्सन अगर किसी भी पर्सन को जो कि उन फैक्ट से एक्वेंटेड है जो उस केस से रिलेटेड है वो उन पर्सन को इंड्यूस करेगा किसी भी तरीके से, मतलब उकसाएगा या फिर कोई भी धमकी देगा या फिर प्रॉमिस करेगा कि भाई इन ये जो इसके फैक्ट्स हैं इसको कोर्ट के सामने या फिर पुलिस के सामने ना बताया जाए या फिर सही से ना बताया जाए, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए मतलब पुलिस ऐसा उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, मतलब कि एक तरीके से विटनेस को किसी भी तरीके से कोई हार्म ना हो इसलिए। फिर आगे बताता है कि और क्या होना चाहिए कि एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड, कि अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या फिर उस पर्सन को अभी अरेस्ट नहीं किया गया लेकिन पुलिस को ये लगता है कि जब भी इसको कोर्ट में बुलाना होगा इसकी कोर्ट में प्रेजेंस करना मुश्किल हो जाएगा, ये कोर्ट में नहीं आएगा, तो ऐसे केस के अंदर भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। एंड द पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग, और जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी तो उसका रीज़न ज़रूर लिखेगी, जैसे ये जो रीज़न दिए गए इनमें से कोई रीज़न लगता है और क्यों लगता है तो वो सारी चीज़ें वो ज़रूर लिखेगी। फिर इसके अंदर प्रोविज़ो जोड़ा गया, ये अभी जब अमेंडमेंट 2010 के अंदर हुई थी तब जोड़ा गया था। इसके अंदर ये लिखा गया कि प्रोवाइडेड दैट द पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under the provision of this subsection record the reason in writing for not making the arrest, कि अगर पुलिस को ये रीज़न लगता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करना चाहिए तो पुलिस को ये रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों उसको ऐसा लगा कि इस पर्सन को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ये ऊपर वाली इनमें से कोई बात पूरी हो रही है लेकिन उसके बाद भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती, पुलिस के पास कोई रीज़न है उसका, तो पुलिस को वो रीज़न लिखना पड़ेगा कि क्यों उसने उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं आगे। Against whom credible information has been received that has committed cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with death sentence, and police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence। अभी जो ऊपर था ये किसके अंदर कंडीशंस पूरी हो रही थी, जब उस व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसके अंदर 7 साल से कम की सजा थी या फिर 7 साल तक की सजा थी। अब ये बता रहा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसके अंदर पुलिस को लगता है कि उसको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया और वो ऑफेंस कैसा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके अंदर 7 साल से ऊपर की सजा है या फिर 7 साल की सजा, मतलब 7 साल से ऊपर की सजा या फिर डेथ सेंटेंस है, और पुलिस के पास पूरा रीज़न है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस कमिट किया है, चाहे उसके अंदर फ़ाइन है या फ़ाइन नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके अंदर पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। फिर सी के अंदर बोलता है कि हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, की जिस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया हो, चाहे इस एक्ट के हिसाब से जो सेक्शन 82 आता है जिसके अंदर पीओ डिक्लेयर करते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पीओ डिक्लेयर कर रखा हो, तो पुलिस उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। चौथा मतलब डी बताता है इसके अंदर in whose possession anything is found which may be reasonably be suspected to be stolen property and who may any reasonably be suspected of having committed an offence with reference of such things, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी चोरी हुई भी चीज़ मिलती है और पुलिस को ये सस्पेक्ट होता है कि इस व्यक्ति ने ही ये जो है चोरी है की है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, तो पुलिस को ये पावर मिली है। फिर ई बताता है और क्या है, who obstructs a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody, की ऐसे पर्सन को भी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी एग्जीक्यूट करने में रोके या फिर जो भागे या फिर अटेम्प्ट करे भागने का
लॉफुल कस्टडी से, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। फिर एफ बताता है हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। अब इसके अंदर क्या बता रहा है, किसी जो डिजर्टर होता है आर्म फोर्सेस का, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अब डिजर्टर कौन होता है, अब जैसे जो आर्म फोर्सेज होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि एक प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली जाती है। मतलब कि एक तो रिटायरमेंट होती है कि एक एज होने पे रिटायरमेंट मिलेगी, और एक होती है प्री मेच्योर रिटायरमेंट। तो उसके लिए जैसे वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के लिए परमिशन चाहिए होती है फोर्सेस से। अब कोई व्यक्ति क्या करता है कि बिना फोर्सेस की परमिशन लिए उसको छोड़ देता है आर्मी को, तो ऐसे व्यक्ति को डेजर्टर बोलते हैं। तो ऐसे पर्सन को पुलिस को लगता है कि इस चीज़ का सस्पेक्ट होता है कि ये पर्सन किसी भी आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया को छोड़ रहा है या छोड़ चुका है बिना परमिशन के, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना वारंट के। फिर जी बताता है who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if he committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। भाई वही बात आ गई कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस कमिट होता है जो इंडिया के अंदर पनिशेबल होता, लेकिन उस व्यक्ति ने कहाँ पे कमिट किया, इंडिया से बाहर किया, तो ऐसे पर्सन को भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना अरेस्ट वारंट के। फिर एच पॉइंट बताता है कि हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 356। अगर वो जो व्यक्ति जिसको रिलीज किया गया कन्विक्ट को, तो अगर वो किसी भी कंडीशन को ब्रीच करता है जो कि उसको 356 सब सेक्शन 5 के अंदर दी गई है, तो फिर ऐसे केस के अंदर भी उस व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के और बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। आई के अंदर बताता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रेक्विजिशन वेदर रिटर्न और ओरल हैज़ बिन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, कि जिसके रिगार्डिंग कोई भी मांग की गई है किसी भी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा, चाहे वो रिटर्न मांग की गई हो चाहे वो ऑरल मांग की गई हो, प्रोवाइडेड दैट द रिक्विजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड द ऑफेंस और अदर कॉज फॉर विच द अरेस्ट इज टू बी मेड एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम दैट द पर्सन might lawfully be arrested without a warrant by the police who issued the requisition। तो जिस भी पुलिस को भेजी गई है रिक्विजिशन, जिस भी पुलिस से मांग की गई कि आप इसको अरेस्ट कीजिए, तो उस पुलिस वाले को ये लगना चाहिए कि ये जो पर्सन है जिसको बोला गया है कि जिसकी भी मांग की गई है दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा कि मैं इसको अरेस्ट करूं, तो उस पुलिस को ये लगना चाहिए कि इस पर्सन ने जिसको मैं अरेस्ट करने जा रहा हूँ उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर रखा है जिसके अंदर वारंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद सब सेक्शन 2 के ऊपर आते हैं हम। ये बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 की भाई जो भी सेक्शन 42 के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए नो पर्सन कंसर्न्ड इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अब बताता है कि कोई भी व्यक्ति नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर और अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of a magistrate। कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, लेकिन सेक्शन 42 को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि जो मैजिस्ट्रेट है उसके ऑर्डर्स ना हो या फिर अरेस्ट वारंट ना हो, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। No person shall be arrested without a warrant or order of magistrate in non-cognizable offence। चाहे उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मिली है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है या रीजनेबल सस्पिशन भी एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर वो कौन सा ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। फिर सेक्शन 41A के ऊपर आते हैं नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर की। नोटिस भेजा जाता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के अंदर जिस भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर करवाना होता है। द पुलिस ऑफिसर शेल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 की। सेक्शन 41 के सबसेक्शन 1 के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति जो कि अरेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है कि उसको अरेस्ट करना चाहिए, तो क्या करेगी पुलिस, उस व्यक्ति को नोटिस इशू करेगी जिसके अगेंस्ट भी कोई रीजनेबल कंप्लेंट मिलती है या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है या मिल चुकी है, या फिर पुलिस को रीजनेबल सस्पिशन लगता है कि इस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो वो उस व्यक्ति को नोटिस दे सकती है कि वो पुलिस के सामने
अपीयर हो। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर वो ऑफेंस नहीं आना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को इस हिसाब से प्रेजेंट होना होगा। और वेयर सच अ नोटिस इज इशूड टू एनी पर्सन इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस। तो उसकी अब ये ड्यूटी बन जाएगी, उसको वहाँ पे पुलिस के पास आना ही पड़ेगा जहाँ पे उसको बुलाया गया है। फिर उसके बाद हम सबसेक्शन 2 पे आए, सेक्शन 41A के, वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस। जहाँ पे भी व्यक्ति भाई जब उसको बुलाया वो आया, जब भी बुलाया जा रहा है वो तब हमेशा आ रहा है उस नोटिस के कहने पे, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक पुलिस के पास कोई रीज़न ऐसा नहीं होता फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड द पुलिस ऑफिसर इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट ही ऑट टू बी अरेस्टेड, कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ही अगली बारी भाग जाए, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके कारण कोर्ट को लगता है कि अब इसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो पुलिस फिर उसको अरेस्ट कर सकती है। वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म ऑफ द नोटिस और इज अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ द पुलिस ऑफिसर मे सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर as may have been passed by a competent court in this behalf arrest him for the offense mentioned in the notice। तो फिर उसको फिर अरेस्ट कर लेगी। भाई कोई भी व्यक्ति नोटिस के कहने पे नहीं आ रहा, उसको पूरा नहीं कर रहा, तो फिर मजिस्ट्रेट के कहने पे या फिर अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा वो व्यक्ति अनविलिंग ऐसा करने में, तो फिर उसको अरेस्ट करवाया जा सकता है। फिर सेक्शन 41B बोलता है कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, कि जो क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट करने का, या फिर तो अब क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उस पर्सन को अरेस्ट करने का, या फिर जो भी ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, ये हमें सेक्शन 41B के अंदर बता रखी हैं। कि एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट शैल, कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट कर रहा होगा तो क्या करेगा, bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification। वो क्या करेगा, एकदम अपना एग्जैक्ट नाम जो भी एक्यूरेट नेम है और वो सही से दिखना चाहिए, क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसकी नेम की, ऐसे को पहनेगा ताकि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ईजी हो सके कि किस पुलिस ऑफिसर ने ये अरेस्ट किया है, पता चल सके। दूसरी बात, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, और जो भी अरेस्ट करेगा वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएगा जिसके अंदर जिसको कि अटेस्ट किया जाएगा कम से कम एक विटनेस के द्वारा। जो कौन होगा, वो फैमिली मेम्बर हो सकता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया उसका, या फिर जो भी लोकेलिटी जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया वहाँ का कोई भी मेम्बर हो सकता है। और फिर उसको कौन काउंटर साइन करेगा, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो उसको काउंटर साइन करेगा। फिर उसके बाद सी के अंदर बताता है कि इन्फॉर्म एनी पर्सन अरेस्टेड अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली दैट ही हैज़ राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट। की अगर जो मेमोरेंडम है उसको अगर फैमिली मेम्बर ने साइन नहीं किया तो ये फिर जो पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको ये इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास ये राइट है कि आपने किसी रिलेटिव या फिर फ्रेंड को बता दो कि आप अरेस्ट हुए हो। फिर सेक्शन 41C के ऊपर आए हम, वो कंट्रोल रूम के बारे में बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसको पुलिस कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश करना होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक स्टेट लेवल के ऊपर। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज टू बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड केप्ट आउटसाइड द कंट्रोल रूम एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, और जो हर एक डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम होगा उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा होगा जहाँ पे क्या लिखा जाएगा, नेम और एड्रेस लिखा जाएगा जो भी पर्सन अरेस्टेड होंगे, और नेम और डेजिग्नेशन लिखी जाएगी उस व्यक्ति की जिसने भी उनको अरेस्ट किया होगा। फिर इसका सबसेक्शन 3 बोलता है कि द कंट्रोल रूम एट द पुलिस हेडक्वार्टर्स एट द स्टेट लेवल शेल कलेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटेल्स अबाउट द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विच दे आर चार्ज एंड मेंटेन द डाटाबेस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द जनरल पब्लिक। की जो भी हेडक्वार्टर्स होंगे पुलिस के वो क्या करेगी, एक डाटाबेस मेंटेन करेगी सारे के सारे अपने जो भी कंट्रोल रूम से वहाँ से लेके कि भाई किस किस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, क्या टाइम थी, क्या डिटेल्स थी, किस ऑफेंस के लिए उनको अरेस्ट किया गया, ताकि वो जनरल पब्लिक की हेल्प हो सके उससे। फिर सेक्शन 41D के अंदर बताता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन, की इंटरोगेशन के दौरान उसके पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस के वकील से मिल सके। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटरोगेटेड बाय द पुलिस ही शैल बी एंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटरोगेशन दो नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी इंटरोगेशन के दौरान आपने वहाँ पे वकील को बैठा लिया, अब उस इंटरोगेशन के दौरान कभी भी मिल सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे समय उसको वहीं पे बैठा के रखोगे। फिर सेक्शन 42 बोलता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, कि किसी व्यक्ति से उसका नेम एंड रेजिडेंस पूछा गया और वो
ऐसा करने से मना कर देता है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। जब हमें सेक्शन 41A पढ़ा था तो वहाँ पे सेक्शन 41 का सबसेक्शन 2 पढ़ा था तो वहाँ पे बोला गया था कि सेक्शन 42 को ध्यान में रखना है। जब कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट या फिर बिना वारंट के उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सेक्शन 42 के अंदर दिया गया कि किया जा सकता है कब, व्हेन एनी पर्सन हु इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, कि पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस कमिट करता है और हैज़ बीन एक्यूज ऑफ कमिटिंग अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और वो ऑफेंस कैसा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो क्या कर रहा है व्यक्ति, वो रिफ्यूज़ कर देता है ऐसा करने से जब पुलिस ऑफिसर या जो ऑफिसर जो भी प्रेजेंट था उससे डिमांड करता है उसके नाम के बारे में और उसके रेजिडेंस के बारे में, या फिर अपना नाम या फिर रेजिडेंस जो है उस ऑफिसर को गलत बताता है, उस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि मेरे को गलत बता रहा है, तो फिर उस ऑफिसर के पास ये राइट है कि वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सके, ताकि वो उसका नेम और रेजिडेंस जो है उसको सही से पता लगा सके कि इस व्यक्ति का क्या नाम है और क्या इसका रेजिडेंस है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव बीन असर्टेन, और जब उसका वो सही नाम और जब उसका रेजिडेंस असर्टेन कर लिया जाएगा, पता कर लिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा किस चीज़ पे, बॉन्ड देके, और वो बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी दोनों तरीके से हो सकता है। टू अपियर बिफोर अ मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, ताकि वो व्यक्ति क्या हो, जब भी मजिस्ट्रेट के सामने अगर आने की जरूरत पड़े तो वो मजिस्ट्रेट के सामने अपियर हो जाए। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, और अगर वो व्यक्ति इंडियन नहीं है तो उस केस के अंदर जो उसकी श्योरिटी होगी या श्योरिटीज होंगी वो क्या होंगी, इंडियन होनी चाहिए। फिर सबसेक्शन 3 बोलता है इसका, should the true name and residence of such person not be ascertained within 24 hours from the time of arrest, or should he fail to execute the bond, or if so required to furnish sufficient surety, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction, कि भाई उसका नाम उसका पता अगर सही से नहीं पता लग पा रहा 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर जब भी उसको अरेस्ट किया गया, या फिर वो जो बॉन्ड है उसको एग्जीक्यूट करने में वो फेल हो रहा है, नहीं दे रहा उस बॉन्ड को, तो फिर या फिर सफिशिएंट श्योरिटीज़ नहीं दे रहा, तो फिर उस व्यक्ति को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। फिर सेक्शन 43 बताता है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, कि अगर कोई व्यक्ति जो प्राइवेट अरेस्ट करता है तो उसको किस तरीके से करेगा और क्या प्रोसीजर होगा उस अरेस्ट को करने का। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेनेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है, किस व्यक्ति को, जिसने उसकी प्रेजेंस के अंदर कोई नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, या फिर वो व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर तो फिर उस व्यक्ति को क्या करना होगा, जो भी प्राइवेट पर्सन उसको अरेस्ट कर रहा है उसको बिना किसी डिले के क्या करना होगा, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ है उसको पुलिस ऑफिसर के पास लेके आना होगा, और अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो उसको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसकी कस्टडी के अंदर लेके जाना होगा, मतलब जो पुलिस ऑफिसर है उसको दे दे या फिर जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जाए। इफ़ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, कि अगर वो व्यक्ति सेक्शन 41 के अंदर आता है तो पुलिस ऑफिसर उसको दोबारा से अरेस्ट कर सकती है, उसके पास ये राइट है पुलिस के पास। If there is reason to believe that he has committed a non-cognizable offence and he refuses on the demand of the police officer to give his name, residence, or give name of residence which such officer has reason to believe to be false, he shall be dealt with under the provision of section 42. But if there is no sufficient reason to believe that he has committed any offence, he shall be वंस रिलीज, कि अगर वही पुलिस को वही सेम सेक्शन 42 वाली चीज़ लगती है कि भाई ये व्यक्ति अपना नाम और पता सही से नहीं बता रहा तो सेक्शन 42 को फॉलो कर लेगा। लेकिन अगर एक इंस्टांस पे पुलिस को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट नहीं किया तो उसको तब उस वक्त के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट बता रहा है, मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, कोई भी तरीके का मजिस्ट्रेट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उसकी अगर लोकल जुडिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट होता है या फिर उसकी प्रेजेंस के अंदर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो वो ही में हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, तो वो खुद भी अरेस्ट कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति को ये ऑर्डर दे सकता है कि इसको अरेस्ट कर लो। एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, फिर वही जो भी प्रोविजन है उनके हिसाब से उसको कस्टडी के अंदर भेज देगा। फिर एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट इन प्रेजेंस within his local jurisdiction of any person whose arrest he is competent at the time and in circumstances to issue warrant, कि भाई कोई भी व्यक्ति को जो मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है
उसको अरेस्ट करने का वो ऑर्डर दे सकता है उसकी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर जिसको अरेस्ट करना है, या फिर सर्कमस्टांसेस लगते हैं कि ऐसे व्यक्ति के वारंट्स इशू करने हैं, तो ये पावर उसको दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो एक तरीके से उसके पास क्या पावर दी गई है, सिर्फ उसको अरेस्ट करने की, उसको कस्टडी में भेजने की पावर नहीं दी गई। फिर सेक्शन 45 के अंदर आए तो हम प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, की जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस अप्रूवल लेनी होगी। इसके अंदर यही बता रखा है, वही जिसका एम्प्लॉय होगा उसकी उस गवर्नमेंट की लेनी होगी। फिर सेक्शन 46 के अंदर आए तो अरेस्ट हाउ मेड, कि किस तरीके से अरेस्ट की जाएगी। In making an arrest, the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested, कि अगर जब उसको अरेस्ट कर रहा होगा जो भी पुलिस ऑफिसर, वो उस व्यक्ति को एक्चुअल में टच करेगा और कन्फाइन कर लेगा उस पर्सन की बॉडी को जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा, अनलेस देयर इज बी सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन, की या फिर वो अपने आप को खुद ही सबमिट कर दे अपने वर्ड से या फिर अपने एक्शन से कस्टडी के लिए। अगर ऐसा करता है तो फिर उसको टच करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उसको टच या कन्फाइन किया जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे कस्टडी और अरेस्ट का मतलब समझना जरूरी होता है। अरेस्ट और जो कस्टडी होता है ये सिनोनिम्स वर्ड नहीं है, ये एक मद्रास हाई कोर्ट का भी जजमेंट है, उसके अंदर भी बोला गया था कि हर एक अरेस्ट जो होता है उसके अंदर कस्टडी होती है, लेकिन हर एक कस्टडी के अंदर अरेस्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ वुमेन इज़ टू बी अरेस्टेड, और जिस जगह पे वुमेन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको फिर टच करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसको किसके द्वारा अरेस्ट किया जाएगा, फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही अरेस्ट किया जाएगा। उसको कोई भी मेल ऑफिसर जो होगा वो टच नहीं करेगा, मेल पुलिस जो होगी वो टच नहीं करेगी। इफ़ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडीवियर टू अरेस्ट हिम or to attempt to evade the arrest, such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest, कि अगर वो व्यक्ति किसी भी तरीके से रजिस्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो जितने भी जो भी तरीका ठीक लगता है जो ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है वो सारे के सारे तरीके को फॉलो करेगा उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, सब सेक्शन 3 के अंदर बोलता है कि उस व्यक्ति की डेथ कर देगा, कि उसको ये राइट नहीं है कि अगर वो ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर डेथ पेनल्टी नहीं है या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है तो फिर वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिसकी वजह से उस एक्यूज्ड की डेथ हो जाए। और सबसेक्शन 4 बोलता है कि सेव इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि जो वुमेन है उसको सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के केसेस में जो वुमेन पुलिस ऑफिसर होती है बाय मेकिंग अ रिटर्न रिपोर्ट ऑब्टेन अ प्रायर परमिशन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो उस प्रायर परमिशन ले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, जिसकी भी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, और फिर उसके बाद उसको वो सनसेट से पहले या सनसेट के बाद अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस के अंदर ही होगा। तो ये हमने सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 46 तक समझ लिए।